हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस क्वांटम ज्योन। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। पहली चीज तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर हमारा चल रहा है सीरीज, ठीक है। उसका आज पार्ट 2 लेक्चर है, जिसमें हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है पहले उसके बारे में स्टडी की थी, ठीक है। उसके प्रोसेसेस के बारे में स्टडी की थी। देन हम अगर आपको याद होगा तो सिस्टम यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और सेकंड चीज जो है हम मेन डिस्कस किए थे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। और एक टॉपिक था कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, वो भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है, ठीक है। देखिए, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपका पूरा लेक्चर होगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। किस पे होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज होंगे आपके, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट लॉ में आपका हीट वर्क यूज होगा, वर्क यूज होगा, ठीक है। इस टाइप से आपके पैरामीटर्स यूज होंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पर्टिकुलर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा। और पहली चीज तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन हो उसको साइड करके एक कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए एक जगह, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हेडिंग लगाइएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे हम इस लेक्चर में पर्टिकुलर इस लेक्चर में हम लॉ के बारे में बात करेंगे ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्पेलिंग अगर गलत होगी तो माफ करिएगा, ठीक है। स्पेलिंग तो वैसे भी हमको नहीं आती, अंग्रेजी मेरी वीक है। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेसिकली है क्या आपका। अगर देखिए, हम लोग जो क्लास 9th में 10th में पढ़ते थे एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी बेसिकली क्या पढ़ते थे हम लोग? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, बट उसको ना ही बना सकते हैं ना ही एकदम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पहली चीज। बेसिकली ये फर्स्ट लॉ आपका जो होगा, ये थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ होगा आपका एनर्जी के ही ऊपर होगा। यानी सिंपल हो, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यही बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, किसी सिस्टम की एनर्जी को हम लोग यहाँ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में डिफाइन करेंगे इंटरनल एनर्जी से। किससे डिफाइन करेंगे? इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। अगर पर्टिकुलर किसी मतलब कोई कंटेनर है, उसमें कोई गैस है, तो उसकी हम एनर्जी को क्या डिफाइन करेंगे? एज अ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस आपको याद होगा तो मैंने उसमें ये बताया था कि हम लोग एक कंटेनर लेते थे, वहां पे एक पिस्टन लगाते थे, पिस्टन के ऊपर जो होता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता था, ठीक है। और जो गैस होती थी वो उसके अपोजिट प्रेशर लगाती थी। उससे क्या होता था कि पिस्टन अपनी जगह से मूव करता था। यानी जब पिस्टन मूव करता था तो आपका क्या होता था? वहां पे वर्क डन हो जाता था ना। तो वहां वर्क डन का भी हमने टर्म इस्तेमाल किया था। तो ये सब चीजें आज इस लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ सिंपल आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर फर्स्ट लॉ की हम बात करें तो सिंपल होता है आपकी इंटरनल एनर्जी के ऊपर होता है। यानी फर्स्ट लॉ को कुछ इस तरह से लिखिएगा। अगर फर्स्ट लॉ को बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी जो होती है आपकी यू, इसको किससे डिफाइन करते हैं? यू से। ये आपका बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू से, ठीक है। अगर देखिए इस तरीके से लिखेंगे तो आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। बेसिकली हम इंटरेस्टेड किस में होते हैं? हम इंटरेस्टेड यहाँ पे होते हैं चेंज इन एनर्जी और चेंज इन वर्क डन और चेंज इन हीट में, यानी इंथैल्पी में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है कि क्या होता है बेसिकली, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन वैसे गलत है, ठीक है। अगर देखो इसको इस टाइप से लिखोगे आप ऐसे, डेल्टा के फॉर्म में, डेल्टा यू इक्वल टू, पहला लॉ क्या था? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये आपका करेक्ट है। या फिर ये भी आप लिख सकते हो डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये डी यू और ये डेल्टा में क्या फर्क है? डेल्टा यानी आपका डिफरेंस, यानी डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर एक पर्टिकुलर हमको नोन क्वांटिटी की डिफरेंस पता हो, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करते हैं, ठीक है। या फिर हम
और दूसरी चीज इसमें du क्या है, du यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं। हमको क्या पता है कि एकदम पॉइंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट की जब स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ du जो होगा, यहाँ पे du बराबर कितना हो जाएगा, dq प्लस dw हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही आपस में सही है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले लॉ को डिफाइन करते हैं, जहां पे U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। ठीक है, U क्या होता है आपका, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, U क्या होता है आपका, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, Q क्या होता है, W क्या होता है, Q आपका हीट होता है जो हम सिस्टम को देते हैं ना। Q क्या होता है, सिस्टम को जो हम हीट देते हैं। Q क्या होता है, सिस्टम को जो हीट देते हैं, हीट यहां पे लिखेंगे आप। Q क्या होता है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम, यानी सिस्टम को जो मैं हीट दे रहा हूं। और ये क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम होता है। एक जो है पॉजिटिव लेते हैं, ऑफ द सिस्टम होता है, ये हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और एक बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम पे अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव लूंगा, अगर बाय द सिस्टम है यानी वर्क उससे सिस्टम से मैं ले रहा हूं तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपल इसको क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अभी लिख लीजिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि मतलब अभी मैं ऊपर ऊपर से बताऊं कि ये होता क्या है। ठीक है, ये इक्वेशन नोट कर लीजिएगा और क्या क्या पैरामीटर इसमें क्या बोले जाते हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बारे में हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको रख करता हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं रख करता हूँ। हेडिंग एक लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा इंटरनल एनर्जी। हेडिंग आपकी क्या रहेगी, इंटरनल एनर्जी, जिसे हम लोग U से डिनोट करते हैं, बट हम U में इंटरेस्टेड नहीं रहते। ठीक है, तो डेल्टा U से डिनोट कर दो इसको। ठीक है, हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं ना, यहाँ पे पैरामीटर्स किसमें बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, इसलिए हम लोग डेल्टा U इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इंटरनल एनर्जी आपका क्या होता है, इंटरनल का मतलब क्या होता है कि अंदर की एनर्जी। ठीक है, जैसे आपको कोई आया, एक तमाचा जड़ दिया, ठीक है, तो आपकी जो है भावनाएं जाग उठेंगी, आप भी उसको क्या करोगे, उल्टा मार दोगे। ठीक है, तो आपकी वो इंटरनल एनर्जी बोल रही है कि आप इसको क्या करो, थप्पड़ मार दो। ठीक है, थप्पड़ के बदले थप्पड़। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, आपकी इंटरनली जो एनर्जी होगी, किसी सिस्टम के अंदर की एनर्जी जो होगी वो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, वो किसके वजह से आ सकती है, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर देखिए ये थर्मोडायनेमिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली गैस या फिर कोई मतलब मटेरियल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कंटेनर ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर क्या है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल हैं गैस के। ठीक है, इस टाइप से। और मैंने पिछले लेक्चर में बाउंड्रीज के बारे में डिस्कस किया था ना, डायाथर्मिक बाउंड्रीज, कंडक्टिंग बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, जिसमें हीट एक्सचेंज होती है फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो देखिए ये डायाथर्मिक वॉल है यानी कंडक्टिंग वॉल है। ये कैसी वॉल है, कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, अभी मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करूं, जैसे मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखिए कंटेनर है, उसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स फिल है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल क्या है, फिल है। और बेसिकली ये इसको क्लोज सिस्टम में आप बना लो। ठीक है, इसको क्या कर दो, क्लोज सिस्टम में। तीन टाइप के सिस्टम पढ़े थे हमने, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये एक कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए इंटरनल एनर्जी की मैं बात कर रहा था, तो इंटरनल एनर्जी इसमें क्या होगी, जैसे ये गैस है। ठीक है, इस कंटेनर में गैस है। अब मैं यहाँ से एक बंसन बर्नर लगा देता हूँ नीचे से। बंसन बर्नर क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जो हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं और हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, इस कंटेनर को क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अचानक से क्या करेंगे, आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। जू 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 इस टाइप से क्या होंगे, कोलाइड होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पार्टिकल क्या होंगे, आपस में कोलाइड होना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उनकी क्या बढ़ जाएगी,
जिससे उनकी क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केटीजी का ही कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पे मैंने क्या पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपका जो है इंटरनल एनर्जी की बात थोड़ा बहुत की थी, तो उसमें बताया था कि जो टेम्परेचर होगा, यानी टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ देखिए हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर दे रहा है तो मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ जा रही है, यानी वो रैंडम मोशन में आ जा रहे हैं, उनकी रैंडमनेस क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। यानी क्या हो रहा है, रिएक्शन कैसा हो रहा है, रिएक्शन कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, क्योंकि हम रैंडमनेस बढ़ा रहे हैं ना, बराबर रैंडमनेस बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, इसकी एनर्जी बढ़ जा रही है। तो इसकी एनर्जी बढ़ जा रही है, यानी ये क्या हो रहा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी सिंपल बढ़ जा रही है। तो इस टाइप से हम यहाँ आपका जो है इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को यही बोलते हैं। अब थोड़ा सा और जानना चाहो तो देखिए कैसे होगा, अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं इस टाइप से यहाँ पे ऐसे बना लूं, ठीक है, तो देखिए दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी किसी पोजीशन पे डिफाइन करते हैं किसी बॉडी को, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोजीशन के बेस पे अगर मैं किसी की एनर्जी डिफाइन करूं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और वो भी कैसी होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल होती है, वाइब्रेशनल होती है। ठीक है, ये सब मैं और अच्छे से बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और आपका जो होगा ट्रांसलेशनल होगा। ठीक है, और एक लीनियर होगा, लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल ही होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या, कौन सी एनर्जी पाई जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम पर्टिकुलर में देखो तो टोटल एनर्जी क्या होता है आपका, टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, प्लस इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा कि नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम लोग ने केटीजी में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे एक मतलब कि अजम्पशन लिया गया था कि जो होता है उसमें क्या बताया गया था अजम्पशन में, कि जो एक पर्टिकुलर कंटेनर में कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर एक कोई पर्टिकुलर एक कंटेनर मॉलिक्यूल है, अगर उसके कंपैरिजन में देखूं तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता था। वहां पे क्या होता था, उसका मास नेग्लिजिबल होता था। ठीक है, तो इसी एजम्पशन के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग इंटरनल एनर्जी डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ हम मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी एनर्जी डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। वो कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी एक लीनियर होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल भी होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रोटेशनल भी होगी। ठीक है, यानी ट्रांसलेशनल भी होगी, आपका जो है वाइब्रेशनल भी होगी और रोटेशनल भी होगी। ठीक है, ट्रांसलेशनल लिख लीजिएगा, ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टाइप की एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल भी होगी, रोटेशनल भी होगी और काइनेटिक वाइब्रेशनल भी होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि आपका इंटरनल एनर्जी में सिर्फ एक ही एनर्जी डिफाइन की जाती है, जो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ने की वजह से मोशन बढ़ेगा, मोशन होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगी, एक्सीड कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा होगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसको यहां लिख लीजिएगा, डेल्टा यू बराबर क्या था हमारा, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये होता था, ये पहला लॉ है ना। तो इंटरनल एनर्जी ये हो गया, ऊपर ऊपर से क्या होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इंटरनल एनर्जी में ये बताया जाता है, मतलब कई बार पूछा भी गया है कि इंटरनल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी क्यों पाई जाती है ना, और कोई एनर्जी क्यों नहीं होती। इसका सिंपल सा वही एजम्पशन मैंने जो बताया केटीजी का, उसी के बेस पे यहाँ पे डिफाइन कर दी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और तीन टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल होती है और आपकी वाइब्रेशनल होती है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ, आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, और दो तीन चीज इसमें ये होता है कि जो मैंने एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था एनर्जी सारी क्या होती है आपकी, एनर्जी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है, जैसे मैंने बताया था एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, यानी साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है,
ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव। तो यहाँ पे एक मतलब की पॉइंट लिख लीजिएगा, ये आपकी इंटरनल एनर्जी चलिए ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और दूसरी चीज क्या होता था, मैंने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात की थी, तो ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, एनर्जी है, यानी स्टेट फंक्शन। यानी ये क्या किस पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, ये क्या किस पे डिपेंड करेगी, फाइनल और इनिशियल पोजीशन डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे मैं बताया था पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पे देखिए क्या होता था, अगर ए से बी कोई प्रोसेस होता था, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस टाइप से ये प्रोसेस होता था, तो यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी क्या डिफाइन करते थे, ये एक कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस भी मैंने बताया था, जिसमें क्या होता था, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता था, सिंपल आपका जहां से चलते थे वहीं पे आ जाते थे। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में आपका टोटल क्या होता था, वर्क डन जीरो नहीं होता था। लेकिन अगर मैं इंटरनल एनर्जी और आपका जो है हीट क्या कहते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करूं, तो ये सब क्या होते थे, जीरो हो जाते थे। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करते थे तो वो जीरो मिल जाता था। तो यहाँ पे कैसा फंक्शन है, ये आपका जो होगा स्टेट फंक्शन बोला जाएगा। ये क्या कैसा फंक्शन हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। ये आपका कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। ये आपका कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, स्टेट फंक्शन है ये। और इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो बराबर हो जाएगा। यानी ये आपको क्या बोल सकते हो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आपका कितना है, जीरो है। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल। यानी जो हमारी फाइनल इंटरनल एनर्जी थी वो किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल की। यानी जो हमने स्टार्टिंग में सब्सटेंस को यानी मॉलिक्यूल को एनर्जी दी थी, वही फाइनल में उतनी एनर्जी दी जाएगी, तब जाके वो क्या होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और दूसरी चीज क्या थी, स्टेट फंक्शन हो गया। और दूसरी चीज क्या थी कि ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा, ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कहानी थी जो है इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिएगा, मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल है इसको मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टेम्परेचर के। यानी जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। यानी हीट हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, बराबर देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं। जब हीट सिस्टम को देते चले जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ रही है। रैंडमनेस बढ़ने की वजह से मोशन आपका हो रहा है, मोशन होने की वजह से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। सिंपल है। ठीक है, तो ये केटीजे का कंसेप्ट है जो कि थर्मोडायनेमिक और केटीजी दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये रिलेशन यहाँ पे मैच करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात किया है। अभी देखिए यहाँ पे हम हीट के बारे में बात करेंगे और वर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हीट के बारे में मैं बताता हूँ क्या होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, देखिए मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए ये तो आपकी थी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी हमारी क्या थी, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जो आएगा आपका कैलकुलेशन के बारे में आएगा, इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे देखिए इंटरनल एनर्जी मैंने क्या बताया था, डी यू, ये आपको इधर लिखिए, डी यू इक्वल टू क्या था, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी डिफाइन होती थी, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी यू क्या होता है, यानी डी यू इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, ये होता है एनसीवी dt। ये क्या होता है, एनसीवी dt। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म यूज किए गए हैं, एन क्या होता है, सीवी क्या होता है। ठीक है, सीवी और सीपी का तो एक अलग ही मैंने लेक्चर बनाना है। ठीक है, तो सीवी और सीपी का तो अलग ही लेक्चर फिर भी यहाँ पे बता दूंगा कि सीवी क्या होता है, सीपी क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए। ये रिलेशन पता हो जाएंगे तभी आप जो है इस न्यूमेरिकल को पर्टिकुलर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सीवी क्या होता है आपका, यहाँ पे एन क्या है आपका,
एन आपका है नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और सीवी क्या है, सीवी, सीवी और सीपी का आपका जो है एक लॉ आता है, मेयर्स लॉ जिसे बोलते हैं, किताबों में मेयर्स लॉ लिखे हैं। देखिए सीवी का मैं बताता हूँ क्या होता है। सीवी आपका क्या होता है, सीवी को अगर डिफाइन करना होगा तो इट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है आपका सीवी, ठीक है। और डीटी क्या होता है आपका, डीटी क्या होता है, डीटी आपका जो है चेंज इन टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर के क्या होता है, सिंपल बेसिक डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है ना, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाएगा। इस टाइप से क्या होता है कि यहाँ पे जो है इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे डीटी लिख लीजिएगा, या फिर इसको डेल्टा टी भी आप बोल सकते हो। देखिए दो फॉर्म में आपको मिलेगा, या तो इस टाइप से मिलेगा, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, या इसी लॉ को लिख दिया जाता है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ये आपका जो है नॉर्मल फॉर्म होता है, यानी डेल्टा यानी डिफरेंस के फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से नोट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सीवी पता चल गया, सी एन पता चल गया, डीटी पता चल गया, ठीक है। अब आपका आता है कि सीवी की वैल्यू कैसे निकालें। सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसकी वैल्यू आप क्या होता है, इसकी वैल्यू आप लिखिएगा, सीवी की वैल्यू जो होती है आपकी F/2 इंटू आर होती है, ठीक है। सीवी की वैल्यू कितनी होती है, F/2 इंटू आर, जहां पे F क्या है, F भी नहीं पता क्या है, ठीक है। तो F आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये क्या है, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बारे में बताऊंगा और अच्छे से क्या होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा क्या होता है, ठीक है। CP/CV आपका गामा होता है। ये सब चीजें मैं बाद में कवर करूंगा इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। तो F क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब इसमें देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है। जैसे मोनो एटॉमिक के लिए आपका 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के लिए आपका क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। इस टाइप से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा F क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। F की वैल्यू अगर आपकी क्या होगी, F की वैल्यू अगर आपकी 2 होगी, तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका, डाई एटॉमिक हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, अगर आपका जो है सिंपल अगर मैं बोलूं, यहाँ पे F की वैल्यू क्या थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो F की वैल्यू अगर 3 होगी आपकी, सॉरी 2 नहीं होगी, यहाँ पे 3 होगी, तो जब 3 होगी तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये एक 3 होता है, एक 5 होता है, और ये आपका क्या होता है, एक 6 होता है, ठीक है। 3 5 6 होता है, आपके कितने होते हैं, 3 5 6। तो 3 क्या होता है आपका, मोनो एटॉमिक जब मॉलिक्यूल होगा तो आपका 3 हो जाएगा, एंड डाई एटॉमिक में 5 हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक में 6 हो जाएगा। तो ये 3 के लिए लिख लीजिएगा, आपका क्या होता है, जब मोनो एटॉमिक हो, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक जब मॉलिक्यूल होगा तो आपका 3 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिख सकते हो, हीलियम, आर्गन, नियॉन, इस टाइप से। और जहां पे आपका 5 होगा वो कैसा हो जाएगा, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आपका जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, जैसे O2, N2, F2, इस टाइप से। और ट्राई एटॉमिक के लिए 6 हो जाएगा, O3, ठीक है, या फिर पॉली एटॉमिक P4, इस टाइप से, ठीक है। P4 क्या है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन होता है। अब जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता चल गया तो आप सीवी निकाल सकते हो। जैसे सीवी फॉर क्वेश्चन में अगर बोल दिया गया सीवी फॉर मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, सीवी फॉर मोनोएटॉमिक गैस, तो सीवी क्या है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होगा, F/2 इंटू आर। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, तो 3/2 इंटू आर, ठीक है। तो ये आपकी इस टाइप से सीवी की वैल्यू आ जाएगी। बट इन केस ऑफ आपको सीपी की वैल्यू पूछ लिया तो क्या होगा, सीपी की वैल्यू पूछ लिया तो क्या होगा, जो मेयर्स रिलेशन होता है वो क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ठीक है।
ये इसका मैं डेरिवेशन अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में इसका डेरिवेशन कराऊंगा, प्रॉपर इसका डेरिवेशन जो होता है उसको कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सीवी की वैल्यू आपको पता चल गई, तो सीवी की वैल्यू आप किसमें डाल दो, इसमें डाल दो। तो सीवी की वैल्यू आप इसमें डालोगे तो क्या आ जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये सीवी प्लस आर, ठीक है। तो सीवी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो 3/2 इंटू आर प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 आर हो जाएगा, सिंपल है, कितना हो जाएगा 5/2 आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 2 इंटू आर कितना हो जाएगा 2r प्लस 3r कितना हो जाएगा 5r हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप सीपी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, इसमें कैलकुलेशन में यूज होगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है कि सीपी माइनस सीवी, ये आपका जो रिलेशन निकला है मेयर्स रिलेशन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, नोट कर लीजिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे कैलकुलेशन के पार्ट कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सी चीज क्या है, ठीक है, सीवी क्या है, सीपी क्या है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है। जैसे आपको मैं बोलूं कि सीपी एक और रिलेशन होता है, जैसे मैं इसको बोलूं सीपी अपॉन सीवी, यानी सीपी अपॉन सीवी का रेशियो कितना होता है, सीपी अपॉन सीवी का रेशियो ये कितना होता है, गामा होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सीपी बाई सीवी कितना होता है, गामा होता है। सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी क्या होता है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये किसका रेशियो, इसका रेशियो किसके बराबर होता है, गामा होता है, ठीक है। ये इस टाइप से यहाँ पे इन चीजों को पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने डिस्कस नहीं की वो है आर आपका, ठीक है। तो आर क्या है आपका, आर मैं कहाँ लिखूं, आर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आर आपका क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314, ठीक है। ये होता है आपका किलो जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये इस टाइप से यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 8.314, कैलोरी में बोलोगे तो 2 कैलोरी के अप्रॉक्स होती है, ठीक है, ठीक है। अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग तरीके से हम इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सीपी माइनस सीवी, क्या होगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है मेयर्स रिलेशन। सीपी बाई सीवी का रेशियो कितना होगा, गामा होगा, ठीक है। गामा फॉर मिक्सचर निकाला जाता है, उसको भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8.314 मोल केल्विन होगा, ठीक है, किलो जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पैरामीटर्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये अगर बात करें तो इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया क्या क्या होता है, ठीक है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे कैलकुलेशन होगी, ठीक है, किसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, आर क्या होता है 8.314, इसकी एसआई यूनिट में अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसकी डिफाइंड यूनिट क्या होगी, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे आप जो है आर की वैल्यू डिफाइन करोगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो आपका होगा हीट पे। तो हीट क्या होती है तो गर्मी का मौसम चालू हो रहा है, हीट तो सबको ही पता होगा क्या होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हो गया हमारा हीट। अब देखिए क्या होता है, तो हेडिंग आप लगाइएगा हीट, हीट आप हेडिंग लगाइएगा हीट, ठीक है। इसको हम डेल्टा क्यू या फिर डी क्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा हीट, ठीक है। अब देखिए हीट होता क्या है, बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट क्या होगा आपका, फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। जैसे मैं पर्टिकुलर किसी सिस्टम की बात करूं कि सिस्टम की हीट क्या है, तो यानी उसकी जो इंटरनल एनर्जी, मतलब देखिए घूम फिर के सारी बात किस पे जा रही है, इंटरनल एनर्जी पे ही जा रही है। वहां पे मैं क्या करता था
सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता था, तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता था सिस्टम का, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते थे, रैंडमनेस मूव करते थे ना, रैंडमली मूव करते थे, जिग 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 इस तरीके से मोशन करते थे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था कि काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती थी, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते थे, टेम्परेचर देना यानी एक तरह से क्या हो गया, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करना, और हीट को डिफाइन करोगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होगी, ठीक है। इसकी हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो हीट का मतलब बेसिक डेफिनेशन लिख लेना, इट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज देखिए, इसमें दो तरीके से हीट का लेन देन चलता है, ठीक है। हीट का लेन देन दो तरीके से चलता है, एक तो सिस्टम को जब हम हीट देते हैं, और दूसरा क्या होता है, सिस्टम से जब हम हीट लेते हैं, ठीक है। ये दो टाइप, मतलब दो टाइप क्या, दो तरीके से दो प्रोसेस होते हैं मेनली, ठीक है। सिस्टम को जब हम हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी क्या करते हैं, सिस्टम को जब प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी हीट वर्क ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पे हम क्या कर रहे हैं, हीट अप्लाई कर रहे हैं। बट दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हीट गिवन टू द बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम से हीट क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, यानी सिस्टम क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो वहां पे हम कैसे लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो ये चीज लिख लीजिएगा, अगर सिस्टम से मैं हीट ले रहा हूं, हीट मतलब सिस्टम पर हीट दे रहा हूं, तो हीट इज ऑन द सिस्टम, क्या होगा, ऑन द सिस्टम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हीट को क्या कर लेंगे, डेल्टा क्यू हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा क्यू हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। बट यहीं पे अगर मैं चेंज कर दूं, हीट इज गिवन टू बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम क्या करता है, हीट रिलीज कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पे हीट कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है सिस्टम का मतलब सिस्टम से हीट का लेन देन होगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट का लेन देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस लेंगे और माइनस लेंगे, दो कंडीशन होगी। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, इस हीट को कैलकुलेट कैसे करें, मतलब किसी सिस्टम में कितना हीट है उसको कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं। तो जैसे अभी हम लोग ने इंटरनल एनर्जी की बात की थी, उसका फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा था, du बराबर एनसीवी dt, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही मतलब पैरामीटर्स यूज होंगे, बट यहाँ पे हम हीट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हीट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा आपका क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू एन सी पी डेट डी टी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वहां पे हम सी भी इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम लोग सी पी इस्तेमाल करना है, ठीक है। हीट क्या होता है कि देखिए, हीट मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, हीट और वर्क ये दोनों आपस में क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल नहीं होते हैं, पॉइंट वेरिएबल नहीं होते, ये क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था वर्क डन के दो प्रोसेस थे, हीट और वर्क, मतलब कि एनर्जी एक्सचेंज के दो प्रोसेस थे। एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ, आल्सो फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस था, मैंने मतलब पिछले लेक्चर में जो बताया था कि जो एनर्जी का एक्सचेंजमेंट होगा वो दो तरीके से होगा, या तो हीट ट्रांसफर हो या फिर वर्क हो, ठीक है। दो ही तरीके से वर्क होता था। तो देखिए, कांस्टेंट प्रेशर यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, आपका एनर्जी भी एक्सचेंज होगा, वर्क डन भी होगा, यानी मास ट्रांसफर भी होगा, यानी मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, मास कम होगा, ठीक है। अगर ओपन सिस्टम है तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और उसका मास भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपका क्या होगा कि हीट और वर्क दोनों चेंज होंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका हीट और वर्क क्या होंगे, दोनों चेंज होंगे। तो इसलिए हीट क्या होता है, मैंने बताया था कि हीट और वर्क क्या होता है, आपके जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंजिंग होता है ना कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सीपी डिफाइंड होता है। तो सीपी एट अ कांस्टेंट स्पेसिफिक प्रेशर पे आपका क्या होता है, स्पेसिफिक प्रेशर पे क्या होता है आपका हीट और वर्क डन, यानी वर्क डन और आपका जो है एनर्जी एक्सचेंज दोनों होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सीपी डिफाइन करते हैं। तो सीपी को क्या बोलेंगे, सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया हीट आपका, ठीक है। बाकी dq क्या है आपका, हीट है आपका, ठीक है। और dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है।
अगर आपको जो है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देना लिखा है, दिया है, तो उसको केल्विन में चेंज कर लो, यानी डिफरेंस हमेशा आपका सेम रहेगा, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी जो है, ठीक है। तो ये हीट हो गई आपकी। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी सिस्टम पे आप हीट अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे प्लस में क्या कर दोगे, हीट लोगे, और उससे रिजेक्ट करवा रहे हो यानी हीट उससे ले रहे हो सिस्टम से, तो वहां आपका क्या हो जाएगा, हीट जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, सिस्टम पे हीट डिफाइन करते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, वर्क होता है। दूसरा क्या होता है, वर्क होता है। और देखिए सीपी की वैल्यू मैंने बताया था अभी इसके पहले बताया था कैसे निकालोगे सीपी आपका। जैसे सीवी आपका क्या था, सीवी क्या था आपका, देखिए मैं नीचे लिखता हूँ। सीवी आपका क्या था, एफ आर बाई टू, एफ बाई टू आर, या फिर एफ आर बाई टू बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये था, और सीपी क्या था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर, इस तरीके से भी लिख सकते हो। या ये नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन होता है, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, ये होता है आपका। अगर सीवी आपको पता है कितना है, तो सीपी नहीं निकल जाएगा। सीपी अगर आपको पता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीवी, यानी सीवी कितना है, एफ बाई टू इंटू आर, एफ बाई टू इंटू आर। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ आर प्लस टू आर बाई टू, यानी इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीपी भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, या फिर ये आपको डायटोमिक के लिए अगर पूछा गया तो सीपी की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, डायटोमिक की वैल्यू के लिए, ठीक है। ट्राइएटॉमिक के लिए पूछा गया, डायटोमिक के लिए 5 होता है, ट्राइएटॉमिक के लिए 6 होता है, 2 मोनोएटॉमिक के लिए होता है ना। इस टाइप से यहाँ पे सीपी और सीवी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सीपी जो है आपका कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क हीट आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी में हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दो चीज हो गई, ठीक है, हीट हो गया आपका और इंटरनल एनर्जी हो गया। इसके बाद मैं बताऊंगा वर्क क्या होता है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लॉ थी वो सिंपल यही 3 पैरामीटर पे डिपेंड थी। आपका डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू पे ही तो डिपेंड कर रही थी, ठीक है। तो ये दोनों पैरामीटर के ऊपर मैंने बात कर ली। अब तीसरा पैरामीटर क्या होगा हमारा, वर्क होगा। तीसरा पैरामीटर क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसको मैं देखो रफ करता हूं, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, वर्क। वर्क 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 मतलब क्या होता है, काम, जो कि आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। आप लोग करते नहीं होगा। अब देखिए वर्क क्या होगा आपका। वर्क देखिए हर मतलब पैरामीटर के लिए, हर सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप से वर्क डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पहले तो जैसे मैं अगर बात करूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता था, तो वर्क हो जाता था, नहीं। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में बात करूं, स्प्रिंग में क्या होता था, स्प्रिंग में इस टाइप से कुछ होता था, ये स्प्रिंग इस टाइप से लगी होती थी। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे भी वर्क हम लोग निकालते थे, तो इस टाइप से हुक कनेक्ट होती थी, ठीक है। अब जैसे मैं इधर गया, ठीक है, इस ब्लॉक को क्या किया मैंने, इधर की टाइप इधर इधर की ओर खींचा, अपनी तरफ खींचा, और इसको छोड़ दिया, क्या होगा, ये आपस में क्या होंगे, एसएचएम कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, यानी एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है, एसएचएम कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग क्या हो रहा है, एक बार कंप्रेस हो रही है, एक बार रिलैक्स हो रही है, कंप्रेस हो रही है, रिलैक्स हो रही है। तो यहाँ पे इस टाइप से वर्क डिफाइन करते थे, तो यहाँ पे वर्क निकालते थे, ठीक है। और इस टाइप, और अगर मैं फोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात करूं, तो वहां पे क्या होता था, देखो पहले इसका वर्क लिख लो, कितना आता था, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इस टाइप से बात करते थे, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता था, वर्क क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था। या फिर वर्क को हम लोग क्या बोलते थे, एफ इंटू एस या एफ एस कॉस थीटा। यानी सिंपल अगर मैं बोलूं कि वर्क डन क्या होता था इस केस में, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, जैसे ये मार्कर है, मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं ये ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये आपस में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, यानी अपनी जगह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। यानी यहाँ पे हम वर्क क्या बोलते थे कि वर्क इज सेड टू बी द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज
वर्क डन, ठीक है, यहाँ पे वर्क डन हो जाता था इस टाइप से। यानी बॉडी क्या हो रही है आपकी, कितना उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हो, कितना वो आपका क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से वर्क डिफाइन हो जाता था। तो ये सारे केसेस होते हैं वर्क डिफाइन करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे ये सब केस नहीं लगेंगे, यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक अलग सिस्टम के लिए अलग टाइप से वर्क डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो क्या होगा, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमें कहां से पता चलता है, काइनेटिक थ्योरी से भी पता चलता है, और दूसरी चीज हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से भी पता चलता है। जैसे मैंने अभी लिखा था डब्ल्यू बराबर क्या होता था, डेल्टा के, यानी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो हमेशा क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्क का क्या हो जाता था, वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल आपका हो जाता था। तेरी मार्कर नहीं चल रहा है, बड़ी समस्या है। देखिए मार्कर आ गया दूसरा, ये चलेगा कि ये भी फेल हो जाएगा। देखो यहाँ पे वर्क क्या डिफाइन करते थे हम लोग, अरे वाह ये तो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, पीडीवी, पीडीवी होता था, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होता था, ठीक है। डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और पी क्या है, प्रेशर है। अब पी कैसा होता था, एक्सटर्नल प्रेशर होता था। या फिर इसी को आप लिखना चाहोगे तो इस टाइप से लिख सकते हो, पी एक्सटर्नल माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पे वर्क डिफाइन करते हैं, इस टाइप से यहाँ पे वर्क डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का। पी एक्सटर्नल क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर कोई लग रहा है ना, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, आपके ऊपर प्रेशर लगा रही है, यानी सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सटर्नली लग रहा है। और वॉल्यूम क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, V2 माइनस V1, या इस टाइप से फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे जो है, ठीक है। तो ये दोनों पैरामीटर्स हो गए वर्क डन के, ठीक है। वर्क डन, अब देखिए वर्क डन सिंपल, जैसे मैं अभी हीट की, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने दो पैरामीटर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। किसको किसको, एक तो इंटरनल एनर्जी, खेल खत्म हो गया, ठीक है, हीट का खेल खत्म हो गया। अब बचा क्या है, आपका वर्क है, ठीक है। तो देखिए वर्क मैं डिफाइन करूंगा, वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, वैसे वर्क भी क्या होता है, आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, सिंपल। और दूसरी चीज क्या होता है कि वर्क जो निकालने का प्रोसेस होता है, थर्मोडायनेमिक एक पर्टिकुलर सिस्टम में वर्क निकालने का प्रोसेस अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। वर्क तो हम लोग बहुत कैलकुलेट कर चुके हैं, 9th में भी कैलकुलेट किया, 8th में भी। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यानी कोनो बॉडी अगर आपने फोर्स अप्लाइड किया और ये शख्स क्या हो गया, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, तो वहां पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं स्प्रिंग में बात करूं, यानी आपका एसएचएम में बात करूं, तो वहां पे भी वर्क हम लोग निकालते थे। वहां पे हम लोग वर्क कैसे निकालते थे, जैसे एक आपका स्प्रिंग होता था, उस पे क्या होता था, कोई मास एम अटैच होता था, तो मास को क्या करते थे, कंप्रेस करते थे, सॉरी कंप्रेस नहीं करते थे, उसको खींचते थे अपनी ओर, यानी एक्सटेंशन क्रिएट करते थे। एक्सटेंशन क्रिएट करने के बाद उसको छोड़ देते थे, यानी उसके मतलब मीन पोजीशन पे छोड़ देते थे, वो क्या हो जाता था आपका, सिंपल क्या होता था, एसएचएम करने लगता था। तो वहां पे भी हम लोग क्या करते थे, एनर्जी डिफाइन करते थे ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। या फिर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग निकालते थे, हाफ के एक्स स्क्वायर निकालते थे। तो इस टाइप से अलग अलग मतलब सिस्टम के लिए एनर्जी निकालते थे, ठीक है। बट यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम अलग तरीके से निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है वर्क का, क्या होता है, वर्क लिख लीजिएगा, वर्क बराबर क्या होता है, P इंटू डेल्टा V, या फिर PdV इसको लिख लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन के टर्म में इसको PdV लिख लीजिए, PdV, ये वर्क का एक सिंपल जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P एक्सटर्नल, यहां पे लिख लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। माइनस यहां भी लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, माइनस यहां भी लगा दीजिए, वहां भी, ठीक है। P एक्सटर्नल इंटू डीवी, ठीक है। तो यहाँ पे डीवी क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम है, यानी डेल्टा वी भी आपका क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया वर्क का निकालने का, ठीक है। इंटीग्रेशन मेथड से हम निकाल सकते हो, एरिया बाउंडेड द कर्व, मतलब एरिया के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं एरिया। देखो अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी, एरिया के बेसिस पे कैसे निकालेंगे, जैसे आपको कुछ इस टाइप से दिया है, ग्राफ प्लॉट करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे P है, ये V है,
एक्स एक्सिस क्या होती है आपका, वॉल्यूम एक्सिस होती है, वाई एक्सिस प्रेशर एक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से अगर कुछ कर्व दिया है आपका जो है ए बी, इस टाइप से अगर कर्व दिया है कि फाइंड द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी एरिया अंडर द कर्व। सिंपल इसका प्रोसेस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, यानी जितना एरिया अंडर द कर्व होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अगर यहाँ पे बनाओ एरिया अंडर द कर्व तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस की तरफ, ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एरिया जो इस कर्व के नीचे एरिया आ रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। यही एरिया आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एरिया अंडर द कर्व। ये भी कैसा प्रोसेस होता है, वर्क डन निकालने का प्रोसेस, एरिया अंडर द कर्व। तो ये एक दूसरा प्रोसेस हो गया। इस टाइप से यहाँ पे वर्क डिफाइन करते हैं। और दूसरी चीज, वर्क जब हम सिस्टम पे करते हैं, ठीक है, वर्क जब हम सिस्टम पे करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इसके पहले लेक्चर में बताया था कि जहां मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में कि जो कंटेनर होता था उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते थे गैस के, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करते थे, पिस्टन रखते थे। हम लोग जब पिस्टन उसके ऊपर रखते थे तो एक तो जो मॉलिक्यूल्स अंदर से प्रेशर लगा रहा है पिस्टन की तरफ, ठीक है। जैसे मैं एक बार डायग्राम बना के और समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए बनाता हूँ। देखिए ये इस टाइप से ऐसे फिगर था वो, तो यहाँ पे देखो क्या होता था, एक पिस्टन यहाँ ऊपर लगा देते थे, ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते थे, इसके अंदर मॉलिक्यूल होते थे गैसियस के, इसके अंदर क्या होते थे, मॉलिक्यूल्स होते थे गैसेस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, देखो एक तो प्रेशर बाहर से लगता था, यानी पी एटीएम, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक लगाता था, पिस्टन के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता था। और दूसरा प्रेशर कौन सा लगता था, दूसरा प्रेशर कौन सा लगता था, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो प्रेशर है, यानी पीएम लिख दे रहा हूं, मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो क्या करता था, पिस्टन के अपोजिट फोर्स लगाता था, प्रेशर लगाता था। यानी तो जैसे कि मतलब मैं उसमें ये बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस में कि जैसे मतलब कि इस पे जिस पे जैसे पिस्टन पे हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा वेट लगाते थे उतना ज्यादा हमारा क्या होता था, प्रेशर बढ़ता था अंदर का। बट यहाँ पे अगर क्या होगा कि प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर का यानी एक्सीड कर गया, मॉलिक्यूल्स के बीच का प्रेशर जो है एक्सीड कर गया, यानी यहाँ पे मैं बोल दूं कि पीएम इज ग्रेटर देन पी एटीएम, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर प्रेशर बढ़ गया, एटीएम ये आपका पी एटीएम से ज्यादा हो गया, ठीक है, पी एटीएम से अगर ज्यादा हो जाएगा ये, तो आपका क्या हो जाएगा, पिस्टन अपनी जगह से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, पिस्टन आपका क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। और जब पिस्टन आपका मूव कर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो प्रेशर लग रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या देगा, वर्क देगा। यानी अपनी जगह से कोई चीज मूव कर रही है, यानी पिस्टन अपनी जगह से मूव कर जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे वर्क डिफाइन करते थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन निकालने का प्रोसेस। तो और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे अभी मैंने हीट में बताया, जैसे हीट में बताया कि हीट जब हम सिस्टम के ऊपर देते हैं, मतलब सिस्टम को हीट जब देते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, सिस्टम से हीट लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर डिफाइन करते हैं, यही आप याद रखो जो मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ पे वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क जब सिस्टम के ऊपर होगा, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक लिख लीजिएगा यहाँ पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर अगर मैं वर्क जब करूंगा तो वर्क कैसा लूंगा, हमेशा पॉजिटिव लगूंगा। बट वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क से सिस्टम मतलब आपका जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया एक, तो बाय द सिस्टम के केस में क्या लेंगे, वर्क क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप एनालिसिस करो तो हम अगर किसी सिस्टम पे वर्क मतलब कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सर सिस्टम से अगर वर्क कर रहे हैं तो उसको क्या हो रहे हैं, उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा ही तो रहे हैं। तो इस हिसाब से वहां पे एनर्जी जब बढ़ा रहे हैं किसी सिस्टम की, तो वो वर्क भी उसका बढ़ेगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट उसी सिस्टम से अगर मैं वर्क लेना स्टार्ट कर दूं तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे मैंने वर्क कर रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम से वर्क ले रहे हैं तो वहां पे क्या कर देंगे,
वर्क को हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे जो है वर्क के पैरामीटर्स हो गए, आपके फॉर्मूलेज हो गए ना, किस क्या प्रोसेस होते हैं, इस टाइप से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सिस्टम पे अगर वर्क करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, सिस्टम से वर्क अगर लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे हम जो है वर्क को डिफाइन करते हैं। तो इस पे देखिए अभी जितना हम लोग ने सीखा इस पे एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो ज्यादा मतलब कि क्लियर हो जाएगा चीजें जो है। तो आई होप ये आप नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। इसको अब हम खल्लास कर देंगे, देखिए क्या होगा। अब देखिए सारे पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए, सारे पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, ठीक है। कोई चीज अगर स्किप हो गई हो या आप लिख ना पाए हो तो वीडियो को जब ये पब्लिश हो जाएगी तो इसको आप क्या कर देंगे, 2x की स्पीड से देख के जो है आप रिकॉर्ड कर, मतलब 2x की स्पीड से देख के आप जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो है 2x क्या जो है, मतलब 2x की स्पीड से तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 1.2 की स्पीड से मुझे बोलना चाहिए था, 2x तो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो उस पे लगा के देखेंगे, जहां लेक्चर ही पूरा साफ हो जाएगा जो चीज मैंने बताई, ठीक है। तो अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो मैं क्या लेता हूँ, 3 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस 3 मोल ऑफ आइडियल गैस चेंजेस टेम्परेचर, यहाँ पे 3 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना डायटोमिक, या फिर मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, 3 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस, आइडियल गैस changes its temperature, its temperature from 126 या फिर इसको 125 ले लो आप, 125 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। पहला कंडीशन क्या होगा, आपको यू निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, वर्क निकालना है, ठीक है। इन केस ऑफ वर्क किसमें निकालना है, इन केस ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। इन केस ऑफ आइसोथर्मल में वर्क निकालना है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के बारे में मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में कि आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है ना, डेल्टा टी वहां पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस चेंजेस इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 125 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहला देखो हमको क्या कैलकुलेशन करना है, यू निकालना है, यानी हमका यहाँ पे क्या करना है, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, du इक्वल टू एनसीवी, du क्या हो जाएगी, एनसीवी dt हो जाएगा, ठीक है। एनसीवी dt हो जाएगा, एनसीवी dt हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे cv क्या होता है, cv मैंने बताया f/2 इंटू आर, f/2 इंटू आर, ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़िए, 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक यानी मोनोटोमिक के लिए क्या लेते थे हम लोग, 3 लेते थे, डाय के लिए 5 लेते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/2 आर, 5/2 इंटू आर, ये होगा सीवी की वैल्यू। एन हमें दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस हम निकाल लेंगे, इतने तो सक्षम हो ही गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 मोल के, मोल कितने दिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, सीवी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/2 इंटू आर, 5/2 इंटू आर, 5/2 इंटू आर, और dt कितना हो जाएगा 125 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा 5 3 15/2, 15/2 हो जाएगा ये 15/2, अरे मैं बार बार आर ही लिख दे रहा हूँ, 15r/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 125 में से 125 माइनस 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, सॉरी। ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 15 कर लो, 25 इंटू 15 कर लो,
ठीक है। 25 पंजे क्या हो जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। ठीक है। 25 पंजे 125, 25 मतलब 25, 5 5 2 7 2 1 3, 375। तो 375 R by 2। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इसको आर कैलकुलेट करना था। आर की वैल्यू आप रख दोगे 8.314, तो यहां से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी इंटरनल एनर्जी की। ठीक है। ये आपकी हो गई डीयू। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करो इन केस ऑफ आइसोथर्मल। तो पहले लॉ पे चले जाइए आप, जो है पहले लॉ पे चले जाइए। तो डीयू बराबर क्या होता था, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता था। ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या लिखी है, इन केस ऑफ आइसोथर्मल। अब डीयू को मैं लिखूं तो ये क्या होता था हमारा एन सीबी dt ना, ये होता था डीयू। यानी डीयू बोल सकते हो आप, डेल्टा यू इक्वल टू, इस टाइप से बोल सकते हो, डेल्टा यू इक्वल टू एन सीबी डेल्टा टी। ठीक है। मैं ऐसे लिख दिया हूं, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। तो डीयू जो है आइसोथर्मल के केस में क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता था आइसोथर्मल के केस में, टेम्परेचर क्या होता था, कांस्टेंट होता था, यानी जीरो। तो ये तो पहले ही जीरो हो गया। तो इसको जीरो कर दोगे तो आप कितना हो जाएगा, जीरो बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से देखिए आप, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। यानी आपको क्या पूछा गया है, डी डब्ल्यू पूछा गया है। डी डब्ल्यू पूछा गया कितना होगा, माइनस ऑफ डी क्यू, माइनस ऑफ डी क्यू होगा ना, माइनस ऑफ डी क्यू होगा। और यहाँ पे देखिए डी क्यू आपका क्या होगा, माइनस ऑफ डी क्यू, डी डब्ल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ डी क्यू होगा। और डी क्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। माइनस का डी क्यू, माइनस टाइम्स ऑफ डी क्यू क्या होता है, एनसीपी dt, एनसीपी dt होता है, एनसीपी dt होता है ना। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एनसीपी dt, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एनसीपी dt। तो सीपी की वैल्यू निकाल लीजिए, सीवी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 5/2 आर आई थी। तो इस रिलेशन से आप निकाल लीजिए, सीपी माइनस सीवी कितना होता था, आर होता था। तो सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर हो जाएगा ये। और सीवी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, 5/2 आर, 5/2 आर। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 आर हो जाएगा, 7/2 आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं, 3 मोल्स है, इनटू सीपी हमारा कितना है, 7/2 आर है, 7/2 आर है। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 125 माइनस 100 यानी कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। तो 25 3 75, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू आर। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 7, यानी 7 × 5 = 35, 35 5 हासिल 3, तो 7 × 7 = 49, 50 51 52, यानी 525/2 इंटू आर माइनस का। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा, यानी ये वर्क डन हो जाएगा। आर की वैल्यू रख दोगे 8.314, वहां से आपको क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो वर्क डन का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखिए इस टाइप से यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। किसी भी प्रोसेस में पूछ सकता है वर्क डन कितना होगा। ठीक है। इंटरनल एनर्जी पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैं देखिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब तो मिटा दीजिए, कहेंगे आप मिटा दिया, क्या नोट करें, पहले कहीं नोट किए, हम मना किए थे, पहले नोट कर लिए होते। अरे सर ऐसे कहें, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। नोट करो ना करो एक ही चीज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं पिक करूंगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन निकाल क्या होगा कि कैलकुलेट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा। ठीक है। ये कैलकुलेट करना है हमको, क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा, ये कैलकुलेट करना है। तो हमको ये भी पता है कि क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है।
या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से है कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू है, ठीक है। गामा के टर्म्स में नहीं भी आएगा तो चलेगा, ठीक है, मैंने लिख दिया है। या फिर ये ऐसे कर सकते हो कि अब देखो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू मैंने बताया था अभी क्या होता है, एनसीपी डी डेल्टा टी होता है, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, यहाँ पे क्यू न लिख के आप यू लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू हमने निकाल लिया, डेल्टा यू निकालो कितना होगा, डेल्टा यू आपका हो जाएगा एन सीवी डी टी, यानी एन सीवी डेल्टा टी, ठीक है, सही लिखा है। क्यू क्या होगा एन सीपी डी टी, और ये क्या होगा डेल्टा यू क्या होगा एन सीवी डी टी, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालना है आपको, इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो इसका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपको क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू क्या होगा, यानी डी फर्स्ट इक्वेशन से हम जानेंगे क्या होगा, यानी डी यू क्या होता था हमारा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता था, ठीक है। डी यू हमने निकाला कितना है, डी यू हमने क्या निकाला है एन सीपी डी टी, ठीक है। तो एन सीबी डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे क्या निकालना था, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसकी वैल्यू रख दीजिए यार। तो डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू, ये क्या हो जाएगा डेल्टा यू क्या है आपका एन सीवी डेल्टा टी है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू क्या है आपका, डेल्टा क्यू आपका है एनसीपी डी टी, एनसीपी डी टी है, ठीक है, एनसीपी डी टी है, ठीक है। डेल्टा यू आपका एनसीपी डी टी, क्यू क्या है आपका एनसीवी डी टी सीपी डी टी, ठीक है। तो यहां से क्या एन एन तो कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर डिफरेंस कैंसिल, तो ये क्या हो गया सीवी बाई सीपी हो गया, सीवी बाई सीपी हो गया, ठीक है। अब इसके पहले जो है आपने देखा होगा, तो वहां पे हमने किया था क्या था कि सीपी बाई सीवी मैंने क्या बताया था गामा होता है, सीपी बाई सीवी क्या होता है गामा होता है, ये रिलेशन मैंने बताया था, ये रिलेशन मैंने बताया था। बट यहाँ पे सीवी बाई सीपी हो रहा है, ठीक है। तो इन भैया को यहाँ पे नीचे भेज दो, क्या दिक्कत है, तो ये क्या हो जाएगा 1 सीपी बाई सीवी हो जाएगा। अब देखिए ये वाला टर्म मिल गया गामा वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गामा हो जाएगा, 1 गामा हो जाएगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ गामा हमसे पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके कुछ दिए थे, ऑप्शन आपके कुछ दिए थे, गामा अपॉन 1 माइनस गामा, बी ऑप्शन आपका दिया था 1 माइनस गामा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका 1 माइनस गामा अपॉन गामा, डी ऑप्शन दिए थे आपका जो है गामा 1 माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो है ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। आपसे डी डब्ल्यू बाई डी क्यू भी पूछ सकता है, तो डी डब्ल्यू पूछ लेगा तो उससे फर्स्ट लॉ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो है जेईई मेंस वगैरह में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है।